दोस्तों, आज हमारी कहानी जिद्दी बिलियनर के एपिसोड 20 पूरे होने जा रहे हैं। आज जो लोग नए जुड़े हैं अपने चैनल सुकून एफएम के साथ, वो अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें और अपना जरूर बताएं कि कौन कौन लोग अभी अपने चैनल के साथ नए जुड़े हैं। और वीडियो सुनने के साथ साथ आप लाइक जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और साथ ही बताएं कि हॉरर कहानी कब से आपके लिए शुरू की जाए। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 20 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। सचिन ने अपनी गुलाबी आंखों को सिकोड़कर मुस्कुराकर कहा, मयूरी, क्या तुम मुझसे अपने पुराने और नए हिसाब किताब चुकता करने जा रही हो? क्या तुम सचमुच मुझे जेल भेजने वाली हो? मयूरी ने नफरत भरे स्वर में कहा, सचिन, भले ही तुम जेल न जाओ, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। उसकी बात सुनकर सचिन का चेहरा उदासी से भर गया। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी की कोमल कमर को थामकर आश्वासन देकर कहा, मयूरी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं यहाँ के पूरे मामलों को संभाल लूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद मयूरी जाने के लिए मुड़ी। तभी पीछे से सचिन की आवाज गूंजी, मयूरी, क्या तुम सचमुच ऐसे ही जाने का इरादा रखती हो? क्या तुम्हें अपनी दादी की भी परवाह नहीं? दादी का नाम सुनते ही मयूरी ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर उलझन में पूछा, सचिन, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी चेतन ने घबराकर सिद्धार्थ को इन्फॉर्म करके कहा, प्रेसिडेंट सर, एल्डर मैडम हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गई। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में क्रोध आ गया। तभी सचिन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, दादी अभी गाड़ी में है। गाड़ी में टाइम बम लगा है। अगर मेरे आदमी मुझे 10 मिनट में विला से बाहर निकलते हुए नहीं देखेंगे तो वो गाड़ी फट जाएगी। मयूरी, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। मेरे साथ अमेरिका चलो।" आगे से मयूरी ने चिल्लाकर कहा, सचिन, ऐसा सोचना भी मत। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? उसकी बात सुनकर सचिन ने क्रूरता से हंसकर कहा, शायद अब सच में मुझसे इंसानियत नहीं बची। विला के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। अब ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें और दादी को अमेरिका वापस ले जाऊंगा। तभी सिद्धार्थ ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में चेतावनी देकर कहा, सचिन, अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो भी तुम अमेरिका नहीं जा पाओगे। आगे से सचिन ने जोर से हंसकर कहा, तो फिर हमें अपनी एलिजिबिलिटी पर आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। मयूरी, जल्दी फैसला करो। इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचकर मयूरी ने नम आंखों से सिद्धार्थ को देखा। भावुक होकर कहा, सिद्धार्थ, मुझे माफ करना। मैं दादी को छोड़कर नहीं जा सकती। सिद्धार्थ ने दर्द भरी नजरों से उसे विदा देकर कहा, मयूरी, मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। डरो मत, बस मेरा इंतजार करना। इसके बाद सचिन मयूरी को लेकर विला से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ की तरफ उसने देखकर कहा, सिद्धार्थ, मेरे साथ कोई दोबारा चालबाजी मत करना। ये कहकर वो मयूरी के साथ विला से निकला और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया। रात के अंधेरे में गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई बॉर्डर पर रुकी। वहां हथियारबंद गुंडों का पहरा था। 3 बख्तरबंद वाहन, तोपों। सचिन पूरी तैयारी के साथ आया था। सचिन ने मयूरी को एक तंबू में धकेल दिया। तभी मयूरी ने खुद को सिकोड़ कर कहा, सचिन, मुझे छुओ मत। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं मरना पसंद करूंगी। सचिन ने उसे बिस्तर पर खींच कर कहा, मयूरी, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी दादी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन मयूर ने विरोध करके सचिन के हाथ पर काट लिया। दर्द से तिलमिलाकर सचिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचकर बोला, मयूरी, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आगे से डरने के बजाय मयूरी ने हिम्मत जुटाकर सचिन को लात मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे फिर से दबोच लिया। तभी दादी तंबू में दौड़ती हुई आई और सचिन को मारने लगी। दादी ने उस पर चिल्लाकर कहा, सचिन, ये तुम क्या कर रहे हो? मयूरी तुम्हारी बहन है। क्या तुम राक्षस बन गए हो? सचिन ने दादी को घूर कर देखा और चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहां से। ये कहकर उसने गुस्से में दादी को धक्का दे दिया। दादी का सिर एक बेंच के नुकीले किनारे का टकराया और चारों तरफ खून फैल गया। ये देखकर सचिन ने लड़खड़ा कर कहा, नहीं, 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 मैंने मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? वहीं मयूरी ने चीख कर कहा, दादी। उसने दादी को हिलाया, लेकिन वो अब सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर मयूरी ने रोकर सचिन पर चिल्लाकर कहा, तुम हत्यारे हो, तुम जानवर से भी बदतर हो सचिन। आगे से सचिन ने उसे जबरन गले लगाकर कहा, दादी के साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मयूरी, तुम बस ये याद रखो। तभी एक आदमी वहां आया
उसने सचिन को खबर देकर कहा, यंग मास्टर, सिद्धार्थ आ रहा है, जल्दी हमारा हेलीकॉप्टर भी तैयार है। उसकी बात सुनकर सचिन मयूरी को खींचकर बाहर लाया। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ मयूरी से कहा, मयूरी, सिद्धार्थ को बाय कहो। ये कहकर वो मयूरी को खींचकर हेलीकॉप्टर के पास ले गया। लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, हवा में गोलियां चलने की आवाज गूंज गई। जोरदार धमाके के साथ पायलट का सिर फट गया और वो मर गया। ये देखकर सचिन के दिमाग के परखचे उड़ गए। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? तभी उसके एक आदमी को चेतावनी देकर उसने कहा, यंग मास्टर, सावधान रहिए, एक स्नाइपर है। ये कहकर उसके आदमियों ने जमीन पर उसे गिरा दिया और उसको कवर करके बचा लिया। उसी पल अभिराज के नेतृत्व में स्पेशल फोर्सेज ने धावा बोल दिया। अभिराज ने उसको ऑर्डर देकर कहा, भाइयों, हमला करो। तभी गोलियों के बौछार के बीच सिद्धार्थ वहां पहुंचा। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ सचिन की तरफ देखकर कहा, सचिन, मयूरी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान इस बार बख्श दूंगा। लेकिन आगे से सचिन ने मयूरी को ढाल बनाकर अपनी बंदूक उसकी कनपट्टी पर तान दी। उसने सिद्धार्थ को धमकी देकर अपने साथियों से कहा, अभी ये तय करना बाकी है कि कौन किसकी जान बख्शेगा। इसे उस पहाड़ से बांध दो। ये कहकर वो मयूरी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने सिचुएशन को भांप कर अभिराज से कहा, मैं ये जगह तुम्हारे हवाले करता हूँ, मैं मयूरी को ढूंढने के लिए आगे जा रहा हूँ। दूसरी तरफ अभिराज की स्पेशल फोर्सेज ने देखा कि दुश्मन खतरनाक लाल बोरबर तोप तैयार कर रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक काला विंड ब्रेकर पहने विक्रम हवा के झोंके की तरफ आगे बढ़ा। उसने अविश्वसनीय गति से तोप चलाने वालों को ढेर कर दिया। ये देखते ही अभिराज ने गौरव से सिपाही से कहा, यह मेरा तीसरा छोटा भाई है, वो असली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। वहीं उधर पहाड़ की चोटी पर सचिन ने मयूरी को एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया, जिसका ठीक पीछे एक गहरी खाई थी। इसके बाद सचिन ने मयूरी को धमकी देकर कहा, मयूरी, यहीं रुक कर बिना हिले डुले रहना। तभी सिद्धार्थ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, सचिन। आगे से सचिन ने मुस्कुराकर कहा, ओह, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप यहाँ हैं। मयूरी मेरे कब्जे में है, मुझसे पंगा मत जी लीजिए। अपने आदमियों को दूर रहने के लिए कहिए और अपने हाथों में जो बंदूक है उन्हें फेंक दीजिए। वहीं सिद्धार्थ की निगाह मयूरी के चेहरे पर लगे घाव और उसके पीछे की गहरी खाई पर जम गई। माहौल में मौत का सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ ने शांत लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ सचिन, लेकिन प्लीज मयूरी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। सिद्धार्थ ने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सचिन, तुम्हारे हेलीकॉप्टर में पायलट नहीं, तुम घिर चुके हो। अगर तुम मयूरी को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा बंधक बनने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोकर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, ऐसा मत करो, ये पागल तुम्हें मार डालेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे गहरी सांत्वना भरी नजरों से देखकर कहा, मयूरी, रो मत। दादी माँ ने तुम्हारी रक्षा करते हुए बलिदान दिया, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। वहीं उन दोनों की ये बातें सुनकर सचिन पागलों की तरह हंसकर बोला, मौत के मुंह में भी तुम दोनों की ये मोहब्बत। यंग मास्टर सिद्धार्थ, अगर आप मयूरी के लिए इतना ही तड़प रहे हैं तो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। ये सुनते ही मयूरी ने घबराकर चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं सिद्धार्थ, घुटने मत टेको। वो अपने स्वाभिमान हस्बैंड को झुकते हुए नहीं देख सकती थी। तभी सचिन ने मयूरी के बाल खींचकर क्रूरता से कहा, चुप रहो तुम। उसे दर्द में देखकर सिद्धार्थ तुरंत घुटनों पर आ गया। उसने घबरा कर कहा, उसे छुओ मत, मैं घुटने टेक रहा हूं। ये देखकर मयूरी का दिल टूट गया। उसने हताशा में रस्सियों से संघर्ष किया, जिससे वो जिस खंबे से बंधी थी वो उखड़ गया और मयूरी का शरीर सीधे चट्टान की तरफ लुढ़क गया। तभी सचिन ने उसे पकड़ने के लिए लपका, मयूरी। लेकिन सिद्धार्थ बिजली की गति से उठा और उसने अपनी कमर से चाकू निकाला, सचिन के छाती में उतार दिया। उसी पल सिद्धार्थ ने हवा में छलांग लगाई और गिरती हुई मयूरी की कमीज पकड़ ली। मयूरी पूरी तरह से घबरा गई थी, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। सिद्धार्थ ने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, मयूरी, डरो मत, बस मुझ पर भरोसा करो। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा और रस्सियां खोलकर उसे कसकर गले लगाकर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन खतरा टला नहीं था। चाकू लगने के बावजूद सचिन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पागलों की तरह हंसकर कहा, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा।
और वो पागलों की तरह गाड़ी उनकी तरफ दौड़ाने लगा। ये देखकर मयूरी ने चिल्लाने की कोशिश की, सावधान! लेकिन सिद्धार्थ ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। गाड़ी सीधे सिद्धार्थ से जा टकराई। गाड़ी का कांच चकनाचूर हो गया। वो लुढ़कते हुए दूर जा गिरा। मयूरी की दुनिया लाल हो गई। चारों तरफ खून ही खून था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, ये क्या हुआ? वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उसका सुंदर सा चेहरा खून से सना था। तभी सचिन ने गाड़ी रिवर्स की। वो उन्हें कुचलने के लिए वापस आ रहा था। मयूरी भय के पीछे हटी। उसका हाथ जमीन पर पड़ी बंदूक पर पड़ा और उसने कांपते हाथों से बंदूक उठाई। वो डरी हुई थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ को बचाना था। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। तभी एक खून से सने हाथ ने उसकी आंखों में ढक लिया। उसने मयूरी को दिलासा देकर कहा, बेबी, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। सिद्धार्थ, जो बुरी तरह से घायल था, उसने बंदूक उसके हाथ से ले ली और एक धमाके के साथ स्टेक निशाना बनाया। गोली सीधे सचिन के सिर में लगी। उसकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर पहाड़ी से टकराई और आगे के गोले में जा बदल गई। अब सचिन का अंत पूरी तरह से हो चुका था। इसी पर इधर सिद्धार्थ का हाथ नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। 8 दिन बाद दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था। हॉस्पिटल के वार्ड में मयूरी बेहोश सिद्धार्थ के पास बैठी थी। अपने उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर धीरे से फुसफुसाकर कहा, अभी आप अभी तक क्यों नहीं उठे? क्या आप मेरे साथ नया साल नहीं मनाएंगे? बाहर धर्मपाल मेहरा ने चंचल से माफी मांगी। जीवन की नश्वरता से पुराने गिले शिकवे मिटा दिए थे। चंचल और मयूरी ने उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि अब वो बस शांति चाहते थे। ठंड पड़ने लगी थी। मयूरी खिड़की पर बाहर खड़ी पड़ रही थी और उसको निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इससे सिद्धार्थ की हालात देखी भी नहीं जा रही थी। तभी एक परिचित भारी आवाज गूंजी, क्यों रो रही हो मूर्ख? मयूरी पलटी। सिद्धार्थ जाग चुका था। वो दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। उसने सुबक कर कहा, सिद्धार्थ, क्या ये सपना है? मुझे काटो, मुझे दर्द चाहिए ताकि यकीन हो सके। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके होठों पर हल्का सा काट कर कहा, अब दर्द हुआ? मयूरी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, हाँ अभी, मुझे फिर से काटिए। सिद्धार्थ हंसा और बिस्तर पर खींच लिया। तभी उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। यह देखकर मयूरी घबरा गई, लेकिन सिद्धार्थ ने बात संभाल कर कहा, बस थोड़ी सी भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओगी? मयूरी खुशी खुशी उसके लिए दलिया लेने चली गई। तभी चेतन और डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उसने गंभीरता से कहा, यंग मास्टर, एक्सीडेंट की वजह से आपके ब्रेन स्टेम के पास कांच का टुकड़ा बहुत छोटा सा फंस गया है। देश में सर्जरी करने वाले 70% जोखिम है, इसलिए आपको सर्जरी के लिए विदेश जाना होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने चुप्पी साध ली। स्थिति गंभीर थी। तभी मयूरी वापस आई। उसने अपना हाथ पीछे रखा था। उसने बच्चों की तरह मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, ये देखो, और दिखाकर बोली, ये मैंने बनाई है। ये पोटली तुम्हारी रक्षा करेगी ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो सके। सिद्धार्थ ने उस मासूम तोहफे को देखा, फिर अपनी जानलेवा रिपोर्ट को याद किया। उसने अपनी भावनाओं को छिपाकर पोटली को हाथ में थाम कर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू वाइफी। वो उसे अपनी बीमारी बताकर डराना नहीं चाहता था। वो बस उसके साथ रहना चाहता था, चाहे वो कितना भी समय कम क्यों ना हो। अपने उसने प्यार के हाथों में से दलिया खाया और उसकी हर बात मानी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर वो नए साल की खरीदारी करने गई। मयूरी ने एक शुभ भाग्य का चिन्ह उठाया। एक्साइटेड होकर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, क्या हम इसे अपने दरवाजे पर लगाएं? सिद्धार्थ ने उसे देखा, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी शायद एक धागे पर लटकी है। उसने मुस्कुराकर सहमति जता दी। उनके प्यार का फ्यूचर अनिश्चित था, लेकिन वो पल वो पूरी तरह उनका था। उसने मुस्कुराकर मयूरी को देखकर कहा, जरूर, मेरी हनी जो चाहेगी वो हम लगाएंगे। बोलते हुए सिद्धार्थ को मयूरी के उस शुभ भाग्य के अक्षर को उल्टा करने में मदद की। उसकी बात सुनकर मयूरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, हबी, आपको हमेशा शुभ भाग्य के अक्षर को पलटना चाहिए, तभी सौभाग्य हमारे पास आएगा। क्या आपने पहले कभी वसंत उत्सव नहीं मनाया? सिद्धार्थ ने शांत भाव से जवाब देकर कहा, अमेरिका में वसंत उत्सव नहीं होता। वहां सिर्फ हैलोवीन मनाया जाता है। बिजनेस में बिजी रहने के कारण हम त्योहार नहीं मनाते थे। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पसीज गया। उनके प्यार की उसने कोहनी से मार कर कहा, अभी कितने दयनीय है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपकी सारी स्वादिष्ट चीजें आपके साथ बांट लेती। हम वसंत उत्सव आपके साथ मनाते।
उनको यह बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उन्हें एक नन्ही सी गुड़िया का प्यार भरा भोलापन दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरी वाइफ बनोगी तो मैं अमेरिका जाता ही नहीं। मैं तुम्हें बस बड़े होता देखता और तुम्हारे बचपन को कभी बर्बाद न होने देता। सुपरमार्केट में घूमकर मयूर ने शर्मिंदा होकर कुछ पर्सनल सामान खरीदने की इच्छा जताकर कहा, अभी मैं इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। सिद्धार्थ समझ गया। उसे अकेले जाना का इशारा किया। दूर खड़ी मयूरी ने देखा कि एक नन्हा सा बच्चा जो मुश्किल से चलना सीखा था, लड़खड़ाता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा और उसकी पैंट खींचने लगा। बच्चे ने भोलेपन से मुस्कुराकर अपने दांत दिखाकर कहा, बड़े भाई। सिद्धार्थ जो आमतौर पर सख्त रहता था, उसने झुककर उस बच्चे की गोल मटोल ठुड्डी को प्यार से सहलाया। मयूरी की आंखों में दृश्य बस गया। वो सोचने लगी कि वो कितना अच्छा पिता बनेगा। रात के खाने पर चंचल ने वही सवाल उठाया जो हर माँ के मन में था। उसने मयूरी की तरफ देखकर पूछा, मयूरी, तुम लोग बेबी कब प्लान कर रही हो? आगे से मयूरी ने अपनी माँ की बात टालने की कोशिश करके कहा, माँ, हम 2 साल बाद में इस बारे में सोचेंगे। लेकिन माँ ने उसको तर्क देकर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ जवान नहीं है। क्या तुम उसके 35 साल की उम्र में बच्चा के जन्म दोगी? अपनी माँ की बात सुनकर मयूरी निरुत्तर हो गई। उसी समय बालकनी में सिद्धार्थ फोन पर एक गंभीर वार्तालाप कर रहा था। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आई, यंग मास्टर सिद्धार्थ, रिस्क लगभग 20% है। आप लंदन कब आ रहे हैं? सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ को देखा जो इस समय अपनी माँ के साथ किचन में बिजी थी। फैसला करके उसने कहा, मुझे 2 दिन और लगेंगे। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी बीमारी को रहस्य ही रहने दिया। खाने के बाद जब पटाखों की गूंज से आसमान भर गया, सिद्धार्थ ने मयूरी को पीछे से गले लगाया। मयूरी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ, इस साल के पटाखे अब तक के सबसे खूबसूरत पटाखे हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी 9 वर्ष की क्या इच्छा है? सिद्धार्थ ने उसकी कमर को कसकर पकड़कर शरारत भरी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, काश मेरी वाइफ मुझे एक नन्ही मयूरी दे दे। रात के सन्नाटे में बेडरूम की गर्म रोशनी में सिद्धार्थ ने मयूरी के बाल सुखाए। मयूरी ने हिम्मत करके कहा, अभी मैं आपको 2 बच्चे देना चाहती हूँ, एक बेटा और एक बेटी। ये मेरी शादी के बदले दहेज है। सिद्धार्थ ने भावुक होकर उसका हाथ थाम कर कहा, तो मैं उस सुखमय जीवन का इंतजार करूंगा जो मेरी वाइफ मेरे लिए लाएगी। बाद में सिद्धार्थ ने सिगरेट जलाई जो उसकी चिंता का प्रतीक था। उसने धुएं के बीच अनाउंस करके कहा, मैं कुछ दिनों में बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी उदास हो गई। उसने उदासीनता से उससे पूछा, अभी तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवाने लेके जाओगे? आगे से सिद्धार्थ ने वादा करके कहा, जब मैं इंग्लैंड से वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए अमेरिका ले जाऊंगा। ये कहकर उसने उसे चूमा, ये नहीं जानते हुए कि नीति ने क्या खेल रचा है। उसने मयूरी से धीरे से फिर कहा, बेबी, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे यहाँ न रहने पर चेतन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। इसके बाद 10 दिन बीत गए। सिद्धार्थ वसंत उत्सव के 5वें दिन गया था और फिर सन्नाटा। उसका फोन बंद था। बेचैनी से भरी मयूरी चेतन के दफ्तर में जा धमकी। आगे से चेतन ने रटा रटाया झूठ बोलकर कहा, मैडम, प्रेसिडेंट अभी बिजी हैं। मयूरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आवाज में सख्ती के साथ कहा, सेक्रेटरी चेतन, कागज आग को नहीं लपेट सकता। मुझे सच बताइए, अगर उनमें कोई खामी है तो मैं भी जीना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर चेतन का धैर्य टूट गया। उसने सच बताकर कहा, प्रेसिडेंट कांच के टुकड़े निकलवाने के लिए ब्रेन सर्जरी कराने इंग्लैंड गए थे। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन प्रेसिडेंट की याददाश्त चली गई। वो आपको भूल गए हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तुम्हें भूल गए हैं। शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बजे। उसने भावुक होकर कहा, ऑपरेशन के समय वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया? आगे से चेतन ने सफाई देकर कहा, उन्हें डर था कि आप दुखी हो जाएंगे, और अब वो अमेरिका में है, गुलेरिया परिवार के घर। मयूरी ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, आपको कैसे यकीन है कि वो मुझे भूल गया? शायद जब मैं उनके सामने जाऊं तो उसे मेरी याद आ जाए। क्या मुझे बिना मौका दिए मौत की सजा सुनाना आपके लिए बड़ी क्रूरता नहीं होगी? मयूरी रुकी नहीं। वो अगली ही फ्लाइट में अमेरिका के लिए रवाना हो गई। न्यूयॉर्क पहुंचकर उसने अपने सास ससुर के लिए गिफ्ट खरीदे। वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। जब वो वॉल स्ट्रीट के पास पहुंची एड्रेस पर, तो उसके सामने एक विशाल एम्पायर खड़ा था। दूधिया रंग का विला, जो किसी महल से कम नहीं था।
गुलेरिया परिवार की पावर का प्रदर्शन कर रहा था। हरे लोन, फवारे और वो नकाशीदार द्वार, सब कुछ भव्य था। मयूरी उस विशाल द्वार के बाहर खड़ी थी, अपने हाथों में गिफ्ट के थैले लिए। वो जानती थी कि इस द्वार के उस पार उसका हस्बैंड है जो उसे भूल चुका है, और एक ऐसा परिवार जिससे वो कभी नहीं मिली। लेकिन उसके दिल में प्यार की एक जिद्दी लो जल रही थी। उसे अपना सिद्धार्थ वापस चाहिए था, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि उसकी याददाश्त से भी लड़ना पड़े। सिद्धार्थ उसके लिए किसी राजकुमार की तरह था, जो आसमान से उतरकर उसके पास आया था। लेकिन अब राजकुमार को वो याद भी नहीं थी। वो फिर से सिंड्रेला बन गई। फिर भी मयूरी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसे विश्वास था कि वो अपने लवर को वापस पा लेगी। वो सिद्धार्थ की वाइफ थी, और यह सच कोई नहीं बदल सकता। उसने विला की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक एलिगेंट महिला बाहर निकली। सारिका, सिद्धार्थ की माँ। सारिका ने दरवाजा नहीं खोला, बस लोहे के गेट के पीछे खड़ी होकर मयूरी को ठंडी नजरों से नापा। उनकी आंखों में नफरत थी, न स्नेह था और न ही और कुछ, बस एक शून्यता थी। तभी मयूरी ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, माँ, आप कैसी हैं? मेरा नाम मयूरी है, और मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूँ। सारिका ने अपनी रेशमी स्कार्फ को कसकर तीखे स्वर में कहा, मिस मयूरी, आप कैसी हैं? पता चला कि आप सिद्धार्थ की वही वाइफ हैं जिनसे मेरे बेटे ने इंडिया में शादी की। इन शब्दों ने स्पष्ट कर दिया कि मयूरी के लिए गुलेरिया परिवार के दरवाजे बंद थे। सारिका ने निर्ममता से कहा, मिस मयूरी, क्या आप जानते हैं कि गुलेरिया परिवार किस तरह का परिवार है? मेरा बेटा सिद्धार्थ 9वीं पीढ़ी का वारिस है, और आप एक घोटालेबाज पिता की बेटी, एक एक्ट्रेस जिसकी लाइफ में सिर्फ विवाद है। क्या आप सिर्फ इस बदनाम नाम के आधार पर मुझे माँ कहने का हक समझती हैं? मयूरी निशब्द हो गई। तर्क कड़वे थे लेकिन सत्य थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मेरा अतीत मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। मैं फ्यूचर में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। लेकिन आगे से सारिका ने बन्ना किसी भावना के कहा, ओह, अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी है। मेरा बेटा तुम्हें भूल चुका है, और अब तुम्हारे पास गलतियों को सुधारने का कोई मौका भी नहीं है। तभी मयूरी ने रिक्वेस्ट करके कहा, माँ, सिद्धार्थ कहाँ है? मुझे उसे एक बार मिलने दीजिए। मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर सारिका की आंखों में क्रूर चमक आ गई। उसने क्रूरता से कहा, मिस मयूरी, अगर मैंने कार्रवाई की तो आपके पास न परिवार बचेगा न दौलत। तब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मयूरी जानती थी कि यह धमकी नहीं, एक वादा था। उसने गहरी सांस ली और अपना आखिरी दांव खेल कर कहा, माँ, प्लीज मुझे 3 महीने दे दीजिए। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी वाइफ हूँ। अगर उसे मुझसे दोबारा प्यार हो जाता है तो मैं आपसे कहूंगी कि हमें एक मौका दे। अगर नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। सारिका ने कुछ पल सोचा। उसकी याददाश्त खो चुके बेटे को दोबारा प्यार होने की संभावना न के बराबर थी। आखिरकार उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 3 महीने का समय ठीक है। तभी एक लंबी लिंगन गाड़ी गेट पर आकर रुकी। उसको देखते ही मयूरी का दिल जोर से धड़कने लगा। जब गाड़ी की खिड़की नीचे हुई तो वहां सिद्धार्थ बैठा था। वही सुंदर चेहरा और वही शाही अंदाज। उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, माँ। तभी सारिका ने मयूरी की तरफ इशारा करके कहा, इंडिया से मेरा एक पार्सल आया है। यही वो लड़की है जिसने उसे पहुंचाया था। सिद्धार्थ ने मयूरी की तरफ देखा। वो नजर, वो पूरी तरह से अपरिचित और ठंडी थी। उसमें पहचान की एक चिंगारी भी नहीं थी। मयूरी को लगा जैसे वो बर्फीली पानी में डूब गई। बिना एक शब्द बोले सिद्धार्थ की गाड़ी आगे बढ़ गई। तभी सारिका ने व्यंग करके कहा, मिस मयूरी, आपने खुद देख लिया, अब जाइए। मयूरी ने अपने आंसू पोंछे और सारिका को एक गिफ्ट देकर कहा, माँ, ये आपके लिए। लेकिन गिफ्ट देकर जैसे ही मयूरी जाने के लिए बढ़ी, उसने पीछे से सारिका का ऑर्डर सुना, इसे फेंक दो। वहीं उधर तीसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े सिद्धार्थ के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने नीचे देखा, जहां वो लड़की खड़ी थी। वो रो रही थी। उसका चेहरा ओस से भीगे हुए बेगोनिया फूल जैसा लग रहा था। उसके मन में उसने सोचा, भला वो किसी अजनबी के लिए इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा था। ये सोचकर सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, और एक जाना पहचाना तेज दर्द उसकी कनपटी में उठने लगा। इंग्लैंड में सर्जरी के बाद से उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का कोई अहम हिस्सा गायब हो गया है। तभी एक सुंदर नौकरानी कॉफी लेकर आई। उसने उसे रिझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने बिना उसे देखे ही कह दिया, आप जा सकती हैं।
उसी समय सारिका बालकनी में आई। उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी कनिका आंटी और शिवानी तुमसे मिलना चाहती हैं। अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। शिवानी एक अच्छा ऑप्शन है। आगे से सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास समय नहीं है माँ, मुझे 2 दिन में दिल्ली इंडिया वापस जाना है। आगे से सारिका ने झुंझला कर पूछा, तुम हमेशा वहीं क्यों जाना चाहते हो? सिद्धार्थ की नजरें उस खाली जगह पर टिकी थी जहां मयूरी खड़ी थी। उसने थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कहा, मुझे नहीं पता, बस जाना है। और वो दिन ऐसे ही निकल गया। अगली सुबह मयूरी एक टैक्सी ली और सिद्धार्थ की गाड़ी का पीछा करने लगी। वो एक आलीशान स्टोर के सामने रुकी। मयूरी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो फ्रेंच खिड़कियों के बाहर खड़ी हो गई। कांच के उस पार सिद्धार्थ अपनी मीटिंग में बिजी था। वो थोड़ा पतला लग रहा था और बार बार अपनी कनपटी सहला रहा था। उसे सिर दर्द हो रहा था। ये देखकर मयूरी का दिल भर आया। वो उसे बताना चाहती थी कि सिद्धार्थ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसने अपना हाथ कांच पर रखा, ठीक वहां जहां उस पार सिद्धार्थ का चेहरा था। उसने झुककर कांच पर से उसके होठों के प्रतिबिंब को चूम लिया और धीरे से फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ, मेरा इंतजार करना, मैं घर लौटने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। इसके बाद इंडिया लौटने के बाद मयूरी ने अपने करियर का प्लान फोकस कर लिया। डस्ट एंड विंड की सफलता के बाद वो एक स्टार बन चुकी थी। तभी मधु एक नया प्रस्ताव लेकर आई। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, खुशखबरी है, गुलेरिया किंग का नया कॉस्मेटिक ब्रांड कैबेज प्लम लॉन्च होने जा रहा है। वे एंडोर्सर्स की तलाश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में चमक आ गई। ये सिद्धार्थ की कंपनी थी और उसने तुरंत रेडी होकर कहा, चलो चलते हैं। गुलेरिया किंग के ऑफिस में मयूरी और मधु को वीआईपी रूम में बैठाया गया। तभी दरवाजा खुला और मार्केटिंग मैनेजर अंदर आई। वो कोई और नहीं बल्कि मयूरी की पुरानी ओपोनेंट आलिया थी। आलिया ने सोफे पर बैठकर घमंड से कहा, ओह मिस मयूरी, पता नहीं कि मिस मयूरी आज ऑफिस क्यों आ गई हैं। उसकी बात सुनकर मधु को गुस्सा आया, लेकिन मयूरी शांत रही। उसने शांत स्वर में कहा, हाय मैनेजर आलिया, हम कैबेज प्लम की एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं। आलिया ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, मेरे पास कई कैंडिडेट हैं मिस मयूरी, आपको चुनने के क्या फायदे हैं? आपकी बदनामी या फिर आपका गिरता हुआ लेवर? मधु ने पलटवार करके कहा, क्या आप अपने कैंडिडेट की तुलना मयूरी से कर सकती हैं? तभी मयूरी ने आत्मविश्वास में बीच में बोलकर कहा, मधु रुक जाओ। उसने सीधे आलिया की आंखों में देखकर कहा, मैनेजर आलिया, मुझे अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड सिली का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैं जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कोई भी कैबेज प्लम को मुझसे ज्यादा स्टार पावर नहीं दे सकता। ये सौदा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। उसकी बात पूरी होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मयूरी अब वो डरपोक लड़की नहीं थी। वो अपने हस्बैंड के अंपायर में अपनी जगह वापस पाने के लिए लड़ने आई थी। आलिया अपने सामने बैठी छोटी सी महिला मयूरी को घूर रही थी। जेल और कठिनाइयों ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे और निखार दिया था। मयूरी की आंखों में अब वही आशा और चमक थी जिसने आलिया के मन में ईर्ष्या की आग भड़का दी। वो जलन इसलिए नहीं कर रही थी कि मयूरी के पास सिद्धार्थ था, बल्कि इसलिए कि मयूरी एक बेहद जुझारू महिला थी। आलिया ने अपनी व्यक्तिगत कुंठा को छिपाकर कड़े स्वर में कहा, मिस मयूरी, भले ही आप सबसे उपयुक्त हैं, हाँ, हम कैबेज प्लम में आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, बस आंखों में हल्की उदासी तैर गई। उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, क्यों, आप प्रोफेशनल हैं, मेरे साथ काम करने में आपको लाभ होगा। आलिया ने व्यंग करके कहा, आपका उद्देश्य सभी को ज्ञात है। गुलेरिया किंग के एम्प्लॉय के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रेसिडेंट को उन महिलाओं से बचाऊं जो जानबूझकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मधु गुस्से से उबल पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, अरे कुछ लोग तो सचमुच बेशर्म होते हैं। मयूरी, चलो यहाँ से चलते हैं। मयूरी ने स्थिति को भांप लिया। यह फैसला आलिया का नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठी उस सास सारिका का था। वो चुपचाप उठी और बाहर निकल गई। घर जाते जाते आलिया ने उसको ताना मारकर कहा, आप कभी भी प्रेसिडेंट के करीब नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं दरवाजे पर चेतन से टकराकर मयूरी का शक यकीन में बदल गया। चेतन ने फॉर्मली रूप से उसकी मिस मयूरी कहकर संबोधित किया। वो अब मैडम नहीं कह रहा था। इसके बाद बाहर निकलते ही मयूरी की नजर एक बेंटली कार पर पड़ी। रुको। उसने देखा कि सिद्धार्थ उस कार से उतर रहा है। काले सूट में वो किसी बर्फीली चट्टान की तरह सख्त, बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चिल्लाकर कह रही थी कि अजनबी दूर रहो।
मधु ने सोचा कि यह देखकर मयूरी रोएगी, लेकिन मयूरी ने आंसू बहाने के बजाय एक टिश्यू पेपर को हवा में उड़ा दिया। मयूरी की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं क्यों रोऊं? सिद्धार्थ अमेरिका से लौट आया है, मैं खुश हूँ। मधु, चेतन से पूछो कि सिद्धार्थ कहाँ होगा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। मेरी सास मुझे रोक सकती है, लेकिन क्या वो मीडिया और जनता के सामने सिद्धार्थ को कंट्रोल कर सकती है? अगले दिन शहर के सबसे बिजी मॉल में मयूरी ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस मयूरी, अतीत के उस व्यक्ति के बारे में क्या? हॉल में सन्नाटा छा गया। यह सवाल वर्जित था। मयूरी ने अपनी पलकें उठाई और दूसरी मंजिल की गैलरी की तरफ देखा, जहां से सिद्धार्थ अपने ऑफिसर्स के साथ गुजर रहा था। मयूरी की आवाज गूंजी, मेरे दिल में कभी कोई अतीत नहीं रहा, सिर्फ समय बीत गया। लेकिन मेरे दिल में बसा व्यक्ति कभी अस्तित्व में नहीं था, न ही कभी वापस आएगा। वो मेरे लिए, मेरे प्रेम से भरा रहेगा। भावुक सन्नाटे के बीच मयूरी अचानक खड़ी हो गई। गैलरी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, यंग मास्टर सिद्धार्थ, प्लीज यहीं रुके। सभी कैमरे गैलरी की तरफ घूम गए। सिद्धार्थ जो वहां से गुजर रहा था ठिठक गया। फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध के बीच मयूरी कॉन्फिडेंस से चलकर उनके सामने जा खड़ी हुई। सिद्धार्थ ने उसे ठंडी नजरों से देखा। बिना किसी पहचान के उससे पूछा, क्या बात है? मयूरी की मुस्कान अटूट थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैंने सुना है आपकी कंपनी कैबेज प्लम लॉन्च कर रही है। मैं एंडोर्समेंट के लिए अपना नाम सजेस्ट करने गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज कोइंसिडेंस से आप मिल गए, तो मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। रिपोर्टर ने सिद्धार्थ को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने सिद्धार्थ से पूछा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आपकी कंपनी मिस के साथ ये सहयोग करेंगी? तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, मिस मयूरी जैसी स्टार को मना करने का क्या कारण हो सकता है? सिद्धार्थ घिर चुका था। उसने चेतन की तरफ देखा और फिर कूटनीतिक मुस्कान के साथ कहा, हमने अभी तक मॉडल तय नहीं की है। क्योंकि मिस मयूरी हमारे साथ काम करने के लिए सीरियस है, हम उन्हें अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करेंगे। ये कहते उसने मयूरी की ओर एक तिरछी नजर डाली, जिसमें छिपा था कि अब तुम संतुष्ट हो। लेकिन आगे से मयूरी ने न समझने का नाटक किया। तभी मधु ने तुरंत मौका देखकर सिद्धार्थ को मयूरी की फोटो बुक थमा दी। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले उसको अपने साथ लेकर चला गया। गाड़ी में सिद्धार्थ ने चेतन से पूछा, अभी जो मयूरी दिखी, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? चेतन ने स्पाट झूठ बोलकर कहा, नहीं प्रेसिडेंट सर। सिद्धार्थ ने खिड़की से बाहर देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसे झटक कर मन ही मन में कहा, वो मेरे लिए जाल बिछा रही है। वो इतनी फेमस है और फिर भी इस एडवर्टाइजमेंट के लिए इतनी बेताब क्यों है? लगता है उसे किसी साथी की जरूरत है। तभी उसने स्क्रीन पर मयूरी की बात सुनी, वो नहीं आया तो आगे भी नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने क्रूरता से कहा, ओह, अब पता चला कि उसका एक लवर था। उसे वो लवर का मजाक लगा, ये जाने बिना कि वो खुद वही लवर था। ऑफिस पहुंचते ही उसने आलिया को अपने ऑफिस में बुलाया। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुमने कैबेज प्लम के लिए किसे चुना है? आलिया ने डर कर एक एक्ट्रेस की तस्वीर दिखाई। सिद्धार्थ ने तस्वीर को हिकारत से देखकर कहा, मेकअप से लथपथ और बेजान, क्या यही तुम्हारी पसंद है? कैबेज प्लम के लिए एक स्टाइलिश और एलिगेंट मॉडल चाहिए। उसकी बात सुनकर आलिया कांप गई। तभी सिद्धार्थ ने सेक्रेटरी से पिछले 30 मिनट की रिपोर्ट मांगी। चेतन ने उसको रिपोर्ट देकर कहा, प्रेसिडेंट सर, मयूरी एक वाक्य में कैबेज प्लम को टॉप ट्रेंड बना दिया है। बिना एक पैसा खर्च किए हमारा प्रोडक्ट पहले ही वायरल हो चुका है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने आलिया की ओर देखा। उसकी नजरें तीखी थी और उसने स्पाट लफ्जों में पूछा, अब तुम्हें क्या करना चाहिए आलिया? आलिया ने हार मानकर कहा, मुझे पता है। तभी सिद्धार्थ ने उसको चेतावनी देकर कहा, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को काम में मत लाओ, वरना अपना सामान बांध लेना। उसी दोपहर मयूरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए गुलेरिया किंग पहुंच गई। आलिया का चेहरा देखने लायक था। तभी मधु ने कहा, मयूरी की एक बस शर्त है, वो पूरे डिजाइन प्रोडक्ट में भाग लेना चाहती है। प्लीज उसके लिए यहाँ एक डेस्क तैयार करो। आगे से आलिया ने मयूरी को ताना मारकर कहा, आखिरकार तुम्हें प्रेसिडेंट के करीब आने का मौका मिल गया। अब तुम 1 इंच पाकर 1 मील चाहती हो। मयूरी ने चैलेंज एक्सेप्ट करके हंसकर कहा, आखिरकार तुमने ही कह दिया। अब मौका मिल गया है तो मैं इसे क्यों जाने दूं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो हम साइन नहीं करेंगे।
फिर मैं मीडिया को क्या बताऊंगी, ये तुम सोच लेना। ये कहकर मयूरी ने कलम उठाई। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यह उसके हस्बैंड की लाइफ में वापस लौटने का पहला ठोस कदम था। आगे से आर्या ने उसकी शर्त मानकर कहा, ठीक है, मैं मिस मयूरी की सभी शर्तों से सहमत हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद मैं किसी को आपके लिए एक कैबिन तैयार करने का ऑर्डर दूंगी। आलिया ने ऑर्डर तो माना, लेकिन मयूरी को जानबूझकर एक टूटी टूटी खिड़की वाला 10 वर्ग मीटर का छोटा सा कोठरी ऑफिस दिया। यह देखकर मधु गुस्से में लाल हो गई। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, मयूरी, ये इंसल्ट है। लेकिन मयूरी खुशी से झूम उठी। उसने खुशी से झूम कर कहा, मधु, अब मैं सिद्धार्थ के साथ एक ही बिल्डिंग में हूँ, एक ही हवा में सांस ले रही हूँ, और मुझे और क्या चाहिए मधु। दोपहर में मयूरी ने एक छोटा सा खेल खेला। उसने चेतन को सिद्धार्थ की कॉफी बनाने की अपनी खास रेसिपी भेजी। थोड़ी चीनी और 2 मिलीलीटर दूध। आगे से चेतन ने पूछा, क्या ये प्रेसिडेंट का पसंदीदा है? मयूरी ने जवाब में मैसेज किया, वो उसका पसंदीदा नहीं बल्कि मेरा पसंदीदा है। जब सिद्धार्थ ने कॉफी पी तो वो 2 सेकंड के लिए रुका। उसने पूछा, ये किस तरह की कॉफी है? फिर एक घूंट लेकर उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, बुरा नहीं है। चेतन का ये मैसेज पाकर मयूरी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हालात चाहे कितने भी बुरे हो, उसे अपने हाथों के स्वाद से उसे छूने का एक तरीका मिल गया। तभी आलिया कैबेज प्लम का घिसा पिटा एडवर्टाइजमेंट लेकर आई। मयूरी ने उसे खारिज कर दिया, जिस पर आलिया ने उसको चैलेंज देकर कहा, अगर तुम्हें मार्केटिंग की समझ नहीं है तो चुप रहो। मयूरी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो जानती थी कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। शाम को लिफ्ट के पास भीड़ थी। मयूरी ने देखा सिद्धार्थ वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो झिझकी नहीं। उसने सिद्धार्थ को आवाज देकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? सिद्धार्थ की अच्छी परवरिश ने उसे मना नहीं करने दिया। लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे सन्नाटा गहरा था। मयूरी उसकी पीठ को निहार रही थी। आकर्षक गर्दन, वही सफेद शर्ट। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। सिद्धार्थ ने उसे शीशे में खुद को निहारते हुए पकड़ लिया। उसने मयूरी को बिना देखे ही पूछा, मिस मयूरी, क्या आप पहली मंजिल पर उतर रही हैं? उसकी आवाज गंभीर थी। मयूरी ने जवाब देकर कहा, जी। बाहर निकलकर उसने पीछे मुड़ने के बजाय हाथ हिलाकर विदा ली। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। वो किसी एनर्जेटिक और फैशनेबल गुड़िया जैसी लग रही थी। बाहर आकर मयूरी ने देखा कि सिद्धार्थ की बेंटली निकल रही है। वो जानबूझकर सड़क पर कूद पड़ी और उसकी गाड़ी रोक ली। उसने भोलेपन के साथ कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? सिद्धार्थ ने उसे फिर बैठने दिया। गाड़ी के अंदर वही जानी पहचानी खुशबू थी। तभी सिद्धार्थ ने इससे पूछा, मिस मयूरी, आप कहाँ जा रही हैं? मयूरी ने जानबूझकर उस पुराने घर का पता बताकर कहा, हाँ, द्वारका मोड़, मेहरा विला। वहां उनकी बहुत सी यादें बसी थी, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई पहचान का भाव नहीं आया। तभी सिद्धार्थ ने अचानक पूछा, क्या ये पहली बार था जब तुमने मुझे ऐसे देखा? मयूरी ने मिरर में उसकी आंखों में देखा, रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा दी। गाड़ी में एक बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा था। यह वही गीत था जो उसने अपनी शादी के बाद उसे सुनाया था। यादों के ज्वार ने उसे घेर लिया और गुनगुनाने लगी, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। सॉन्ग खत्म होते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक सिद्धार्थ ने जोर से ब्रेक लगाया। मयूरी आगे गिरी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी ठुड्डी थाम ली और उसे अपने करीब खींच कर कहा, आखिर तुम हो कौन? मयूरी की आंखों में आंसू छलककर सिद्धार्थ की हथेली पर गिरी। वो गर्म और नर्म थे। सिद्धार्थ का दिल अजीब तरीके से दुखने लगा। अनजाने में उसका अंगूठा उसके गालों से आंसू पहुंचने लगा। ये स्पर्श बहुत कोमल था। तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। वो जैसे ही नींद से जागा, झटके में हाथ पीछे खींचकर कहा, माफ कीजिए। माहौल में फिर से अजनबी माहौल हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मयूर ने तुरंत कहा, ओह, कोइंसिडेंस से मुझे भी वहीं जाना है। एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ अपनी मां सारिका, एक बहुत खूबसूरत महिला जानवी को लेने गया था। जानवी एक कुलीन, अमीर और सफल महिला जो सिद्धार्थ की बचपन की दोस्त थी, सारिका की पसंद थी। मयूरी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे जानवी शर्माकर सिद्धार्थ को बुला रही थी, कैसे सारिका उन्हें एक पूरा परिवार बता रही थी। जाते समय सारिका ने मयूरी के पास से गुजरकर सिद्धार्थ को चेतावनी देकर कहा, सिद्धार्थ, बुरे इरादों वाली लड़कियों से दूर रहना।
सिद्धार्थ ने मयूरी की तरफ देखे बिना सिर हिलाकर कहा, जी माँ। वे बेंटले में चले गए। मयूरी अकेली रह गई। उसने तुरंत एक टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो भैया। एक होटल के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ, उसकी माँ और जानवी अंदर खाना खा रहे थे। मयूरी बाहर सड़क पर खड़ी थी, ठंड से कांपती हुई। सिद्धार्थ की नजर बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी। उसने देखा कि वो लड़की एक स्टॉल से स्ट्रॉबेरी डोनेट कर रही थी। वो खा रही थी, साथ ही रो भी रही थी। बारिश की बूंदों और आंसुओं के बीच वो किसी छोड़े हुए बिल्ली के बच्चे के जैसी लग रही थी। उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर सिद्धार्थ के सिर में असहनीय दर्द होने लगा। तभी सारिका ने उससे पूछा, सिद्धार्थ क्या हुआ बेटा तुम्हें? सिद्धार्थ ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने दर्द से कराह कर कहा, मेरा सिर बड़ा दर्द कर रहा है, मुझे जाना होगा। वो उस दृश्य को और नहीं झेल सकता था। गाड़ी में बैठकर उसने अपने डॉक्टर और जाह्नवी के भाई को फोन किया। उसने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी यादों के उस हिस्से में मैंने क्या खोया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा दिल खाली हो गया हो। उसी रात मयूरी अपने पुराने घर टी पेवेलियन विला पहुंची। घर खाली और अंधेरे में डूबा था। वो सीढ़ियों पर बैठकर घुटनों के अंदर सिर छिपाकर रोने लगी। 3 महीने का समय हो चुका था। आज की घटनाओं ने उसका हौसला तोड़ दिया। वो पराई लग रही थी, जबकि जानवी उसके हस्बैंड के बगल में खड़ी थी। तभी मधु की आवाज आई, मयूरी। वो बारिश से भीगी हुई मयूरी को देखकर घबरा गई। उसने घबराकर उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पूरी भीग चुकी हो। जल्दी गाड़ी में बैठो वरना बीमार पड़ जाओगी। मयूरी ने सूझी आंखों से मधु को देखा। उसका दिल अभी भी उस सवाल में अटका था, क्या उसका सिद्धार्थ कभी लौटेगा? बारिश की बूंदों के बीच मयूरी ने धीरे से अपना सिर उठाया और दृढ़ता से मधु की तरफ देखकर कहा, मधु, मैंने सोच लिया है। कैबेज प्लम के लिए मेरे पास एक बेहतर एडवर्टाइजमेंट आइडिया है। तभी मधु ने चिंतित होकर उसका माथा छुआ। उसने मयूरी को संभालने की कोशिश करके कहा, मयूरी, बुखार की वजह से तुम्हें मति भ्रम हो रहा है। तुम दिल टूटने के बाद भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोच रही हो। इसके बाद गाड़ी में गर्म दूध वाली चाय पी मयूरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने मधु की तरफ देखकर कहा, मधु, मैं चाहती हूं कि इन 3 महीनों में सिद्धार्थ मुझसे फिर से प्यार करने लगे। वो सतही इंसान नहीं है। सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर वो नहीं पिघलेगा। मुझे अपनी एबिलिटीज प्रूव करनी होगी। बस मुझे उसकी नजरों में आने दो। फिर मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं उसके दिल में नहीं हूं। आगे से मधु ने राहत की सांस ली और पूछा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मयूरी ने शरारती अंदाज में आंख मारकर कहा, सिद्धार्थ, अपना दिल देने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन गुलेरिया किंग में मयूरी ने आलिया के सामने अपना विचार रखकर कहा, मैनेजर आलिया, हम ट्रेडिशनल कैटवॉक को एक स्टेज प्ले में बदल देंगे। कहानी की शुरुआत पत्ता गोभी से होगी और विषय होगा प्यार की खोज का सफर। हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बड़े सितारों का इस्तेमाल करेंगे। आलिया ने पहले तो इसे खारिज करके कहा, स्टेज प्ले में एडवर्टाइजमेंट, ये जोखिम भरा है। लेकिन मयूरी के तर्कों के अनुसार कैसे विवाद और नवीनता मार्केट में हलचल मचा देंगी, आलिया को चैलेंज महसूस हुआ। मयूरी का प्लान फंडामेंटल और साहसी था। आलिया ने जलन और प्रशंसा से मिश्रित भाव से कहा, वापस जाकर एक डिटेल्ड प्रपोजल तैयार करो। दोपहर में मयूरी ने एक छोटी सी चाल चली। उसने चेतन को मैसेज भेजा कि सिद्धार्थ की कॉफी आज कैसी बनाई जाए। उसने उसकी कॉफी में थोड़ी दालचीनी डालने को कहा। जब सिद्धार्थ ने वो कॉफी पी तो उसे एक अजीब सी पुरानी परिचित मिठास महसूस हुई। उसने कहा, बुरा नहीं है। मयूरी के लिए छोटी सी जीत थी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही खत्म हो गई। लंच के बाद मयूरी ने पाया कि उसके मेज पे स्टेज प्ले का इम्प्लीमेंटेशन प्लान गायब था। तभी एक कलीग ने फुसफुसा कर कहा, मैनेजर आलिया अभी तुम्हारे कैबिन से एक फाइल लेकर निकली है। मयूरी समझ गई। आलिया उसका आइडिया चुराकर सिद्धार्थ के सामने पेश करने गई थी। मयूरी तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागी। अंदर जाने की अनुमति न होने पर उसने चेतन को मैसेज भेजा। चेतन बहाना बनाकर बाहर आया, जिसे दरवाजा हल्का सा खुला और मयूरी ने अंदर का दृश्य देख लिया। आलिया कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दे रही थी। हमने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट को ड्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में बदल दिया है। ये एक नई धारा है। बोर्ड के मेंबर्स आलिया की वाहवाही कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने उससे पूछा, मिस आलिया, क्या ये प्लान आपने सोचा था? आलिया ने बेशर्मी से झूठ बोलकर कहा, हाँ प्रेसिडेंट सर। यह सुनकर मयूरी का खून खोल उठा। वो अंदर दाखिल हुई, हाथ में सायदानी लिए।
उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए, मैं चाय परोसने आई हूँ। ये कहते हुए अपने सिद्धार्थ के कप में चाय डाली और फिर जानबूझकर आलिया के पास जाकर कहा, मैनेजर आलिया, आपके लिए भी। मयूरी ने ऐसा नाटक किया जैसे उसका हाथ फिसल गया हो। गर्म चाय सीधे आलिया के सामने रखे डॉक्यूमेंट्स पर गिर गया। मयूरी ने तुरंत नाटक करके कहा, ओह माफ करना। मयूरी ने जल्द से टिश्यू पेपर निकाला और गीले पेजेस पोंछने लगी। ऐसा करके उसने ऊपर के पेजेस को हटा दिया, जिससे नीचे दबी हुई असली हैंडराइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट बाहर आ गई। सिद्धार्थ की तेज नजरों ने तुरंत पकड़ लिया। उस मैन्युस्क्रिप्ट पर इंक से कई बार संशोधन किए गए थे और लिखावट आलिया की लिखावट से बिल्कुल अलग थी। सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, मैनेजर आलिया, क्या आप इतनी जल्दी में थे कि आप हैंडराइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट भी साथ ले आई? आलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, हाँ 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 हाँ, जी जी। उसने वाकया पूरा भी नहीं किया कि सिद्धार्थ ने डॉक्यूमेंट की फाइल उसके चेहरे पर दे मारी। कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए, जो किसी थप्पड़ से भी ज्यादा इंसल्टिंग था। सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, मैनेजर आलिया, आज की मीटिंग ओवर हो गई है, आप जा सकती हैं। सिद्धार्थ की आवाज में बर्फ जैसा ठंडा था। कमरा खाली होने पर आलिया ने मयूरी पर चिल्लाकर कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मयूरी शांत थी। उसने शांत भाव के साथ कहा, अगर आप बिना कुछ मांगे लेती हैं तो उसे चोरी कहते हैं। मैंने बस अपना हक लिया है। गलियारे में मयूरी मुड़ी तो उसने सिद्धार्थ को अपना इंतजार करते पाया। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या इस ड्रामा का विचार तुम्हारे दिमाग में आया था? मयूरी ने गर्व से सिर हिलाकर कहा, हाँ। तो सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुमने मीटिंग में ही उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? चाय गिराने का नाटक क्यों? मयूरी ने मेच्योरिटी दिखाकर कहा, आपको क्या लगता है कि उस मौके पर ही उसे बेनकाब करना कंपनी के रेपुटेशन के लिए उचित होता? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ इंप्रेस हुआ। उसने मयूरी से पूछा, इस नाटक में तुम किसे एक्टिंग करते देखना चाहोगी? मयूरी ने जवाब देकर कहा, विक्रम और निया और यंग मास्टर सिद्धार्थ। क्या आप मुझे इस नाटक को डायरेक्ट करने देंगे? ये मेरी रचना है और मैं इसे किसी और को नहीं सौंप सकती। एक 21 वर्षीय एक्ट्रेस जो फिल्म डायरेक्ट करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और बड़ा करके कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सिद्धार्थ जाने लगा, लेकिन तभी मयूरी ने हिम्मत करके उसकी आस्तीन पकड़कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ रुकिए। सिद्धार्थ रुका। उसकी भौहें तन गई। उसने गंभीरता से कहा, और कुछ? मयूरी का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, लेकिन उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर कहा, आपने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। अभी कुछ देर पहले ये लड़की इतनी चतुर और कूटनीतिक थी, अब एक बच्चे की तरह तारीफ मांग रही थी। वो हंस पड़ा और एक दुर्लभ खुली हंसी। वो फिर मुड़ा, लेकिन मयूरी ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने सिद्धार्थ का रास्ता रोक कर कहा, मुझे परवाह नहीं, मैंने इतना अच्छा डिजाइन सोचा है, आपको मेरी तारीफ करनी होगी। वे बहुत करीब थे। मयूरी की सुगंध सिद्धार्थ को घेर रही थी। अनजाने में वो झुक गया और उसके होठ मयूरी के कान के बेहद करीब आ गई। मयूरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कोमलता से कहा, मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो। उसकी इस हरकत से मयूरी का दिल पिघल गया। यादाश्त जाने के बाद भी उसका प्रशंसा करने का तरीका वही था, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसे वास्तविकता के धरातल पर पटक दिया। उसने पीछे हटकर ठंडी और व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, मिस मयूरी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस तरह प्रशंसा करूं? क्या आपको लगता है कि अब इतना काफी है? ये कहकर वो उसे वहीं स्तब्ध खड़ा छोड़कर चला गया। मयूरी उसे घूरती रह गई। ये आदमी एक पल में इतना कोमल और दूसरे ही पल इतना क्रूर। उसे गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसे एक चैलेंज भी महसूस हुआ। कुछ ही दिनों में मयूरी की प्लानिंग ने जादू कर दिया। ये खबर कि वो कैबेज फिल्म के लिए एक नाटक डायरेक्ट कर रही है, तो उसमें विक्रम और निया जैसे सुपरस्टार हैं, जंगल की आग की तरह फैल गई। गुलेरिया किंग के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। मधु ये सब देखकर उत्साहित थी। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, हम चर्चा का टॉपिक बन गई। एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड के दिग्गज भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तभी मयूरी ने भीड़ को हाथ हिलाकर कहा, मधु, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मुझे सुर्खियों में रहना होगा। मैं न केवल सबकी निगाहों में रहना चाहती हूँ, बल्कि उनकी यादों में बसना चाहती हूँ। मैं एक दिन सिद्धार्थ के बराबर खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि मैं गर्व से मिसेज सिद्धार्थ बन सकूं। तभी मधु ने कहा, अरे देखो, लॉबी में सिद्धार्थ चेतन के साथ आ रहा था। उसने नीली कमीज और ग्रे पैंट पहनी थी, जो उसकी
पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। उसके चाल में वही राजाओं जैसा कॉन्फिडेंस था। मयूरी ने अपनी पिछली झुंझलाहट को छिपा लिया और एक प्रोफेशनल लेकिन मोहक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। ये खेल अभी शुरू हुआ था और वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सिद्धार्थ के सामने जाकर कहा, हेलो यंग मास्टर सिद्धार्थ। मयूरी ने देखा कि सिद्धार्थ उनके पास से ऐसे गुजरा जैसे वो कोई भूत हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो उसे पहचानता ही ना हो। मयूरी का मन गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, बदमाश, कल तो उसने मेरी तारीफ की और आज ऐसा व्यवहार। तभी भीड़ में हलचल मच गई। दो आलीशान कारें आकर रुकी। उनमें से विक्रम और निया उतरे। दोनों ने कॉन्फिडेंस में हरे और सफेद रंग के मैचिंग कपड़े पहने थे, जिसमें फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। मयूरी ने निया को गले लगाकर कहा, निया, आने के लिए शुक्रिया। आगे से निया ने विक्रम की तरफ इशारा करके कहा, मयूरी, शुक्रिया मत कहो, मैं तो बस उसके साथ काम करने का इंतजार कर रही थी। मयूरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। निया को सिद्धार्थ और विक्रम से मिलवाया। रिपोर्टर्स ने तुरंत सवाल दागना शुरू किया। उनमें से एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या ये मैचिंग ड्रेस टेलीपैथी का नतीजा है? निया ने मजाक में जवाब देकर कहा, हाँ ये टेलीपैथी है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे ठंडी नजरों से देखा और चुप रहा। तभी मयूर ने स्थिति संभाल कर कहा, यह बस नाटक के प्रचार और फैंस के लिए है, प्लीज खूब अफवाहें फैलाएं। इसके बाद रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, नाटक का विषय क्या है? मयूर ने रहस्यमय अंदाज में कहा, 21 मार्च को पता चलेगा। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप भी इसमें एक्टिंग करेंगी? मयूरी ने फैंस पे एक फ्लाइंग किस देकर कहा, आपकी उम्मीदों के लिए मैं एक कैमियो जरूर करूंगी। जब वो लॉबी में जा रहे थे, सिद्धार्थ अचानक मयूरी के पास आया। उसने मयूरी से पूछा, नाटक का टॉपिक क्या है, इतना रहस्य क्यों? मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ को अगर जानना है तो 21 मार्च का इंतजार करना होगा। उसने इतना कहते ही सिद्धार्थ को बाहर छोड़ते हुए मयूरी के लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। रिहर्सल रूम में मयूरी ने एक रंगीन गेंद के साथ एक जटिल डांस मूव किया। गेंद उसकी गर्दन में फिसलती हुई उसकी पीठ और कमर को होते हुए उसके पैर तक गई। उसके लचक और ग्रेस को देखकर सब दंग रह गए। निया ने ताली बजाकर कहा, वाह, मुझे तुमसे जलन हो रही है। मयूर ने निया को सिखाकर कहा, झुकते समय छाती बाहर, बैक टाइट, पूरा फिगर सुंदर दिखना चाहिए। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। सिद्धार्थ वहां खड़ा था और उसे देख रहा था। मयूर ने उसे इग्नोर किया और काम में लग गई। दोपहर में उसने मजाक में सिद्धार्थ से पूरी टीम के लिए दोपहर की चाय की मांग कर दी। सिद्धार्थ जो कभी किसी के लिए चाय नहीं मंगवाता था, उसने चेतन को इशारा किया और चाय आ गई। मयूरी ने एक आइसक्रीम ली और सिद्धार्थ के पास गई। उसने बच्चे की तरह कहा, सिद्धार्थ चख कर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। आगे से सिद्धार्थ ने घूर कर उसे देखा और मयूरी निराश होकर लौट गई। लेकिन वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। तभी सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया और कान में फुसफुसा कर कहा, जानबूझकर? आगे से मयूरी ने उसको छेड़ कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आपको मेरी पतली कमर पसंद है? उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। मयूरी टेबल से टकरा गई। उसे गुस्सा आया। वो दौड़कर उसके पास गई और अपनी उंगली पर थोड़ी आइसक्रीम ली और सिद्धार्थ के होठों पर लगा दी। चेतन तो दूर खड़ा देख रहा था। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से कागज गिर गए। सिद्धार्थ की आंखों में तूफान उमड़ आया। तभी मयूरी ने एक टिश्यू पेपर उसके हाथ में थमा कर कहना, माफ करना, और वो भाग गई। सिद्धार्थ वहां खड़ा रह गया, होठों पर आइसक्रीम और हाथ में टिश्यू। उसने आइसक्रीम को चाटा और धीरे से कहा, मीठा है। वो गुस्सा होना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। ये लड़की बेशर्म थी लेकिन अट्रैक्टिव थी। उसने उसे सिद्धार्थ कहा था, न कि यंग मास्टर दोहराया। उसकी कोमलता में थोड़ी नाराजगी थी जो उसे पसंद आई, और उसकी कमर, हाँ, उसे उसकी पतली कमर पसंद थी। अगले कुछ दिनों तक सिद्धार्थ ने देखा मयूरी देर रात तक काम कर रही है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती। खेल अब और गहरा होता जा रहा था। मयूरी की मेहनत भी रंग ला रही थी। उसने मशहूर डायरेक्टर कुशल शर्मा की मदद ली और नाटक के हर पहलू में खुद को झोंक दिया। सिद्धार्थ ने उसे दूर से काम करते हुए देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। 21 मार्च से 2 दिन पहले सिद्धार्थ ने देखा कि मयूरी ऑफिस में नहीं। उसने लापरवाही से चेतन से पूछा, आज मयूरी क्यों नहीं दिखी? चेतन ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मिस मयूरी की आज देश के टॉप कॉस्ट्यूम डिजाइनर अर्जुन के साथ मुलाकात है। वो उनसे नाटक के लिए ड्रेसेस बनवाना चाहती है।
उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। अर्जुन वो बिगड़ेल अमीर ज्यादा जो अपनी पार्टियों और लड़कियों के लिए बदनाम था। सिद्धार्थ को जलन महसूस हुई। उसने चेतन से पूछा, क्या मयूरी को डर नहीं कि अर्जुन उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा? चेतन ने मजाक में कहा, अर्जुन ने मिस मयूरी को ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। एक पुरुष का किसी महिला को बुलाना कुछ तो इशारा करता है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में डॉक्यूमेंट्स पर 2 बार साइन कर दिया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहां से चले जाओ। शाम को सिद्धार्थ को उसकी मां शारिका ने फोन किया। उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, जानवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, विला आ जाओ। लेकिन इधर से सिद्धार्थ ने कड़े स्वर में मना करके कहा, मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन अकेलेपन ने उसे घेर लिया। अनजाने में उसकी गाड़ी उसी बार की तरफ मुड़ गई जहां मयूरी थी। बार के कोने में मयूरी, मधु और अर्जुन बैठे थे। सिद्धार्थ एक अंधेरे कोने में छिपकर उन्हें देखने लगा। सिद्धार्थ ने देखा कि अर्जुन ने शर्त रखकर मयूरी से कहा, मयूरी, तुम मेरे डिजाइन चाहती हो तो पहले मेरे साथ एक दो ड्रिंक तो लो। आगे से मयूरी ने चालाकी से वेटर से बिना शराब वाली कॉकटेल मंगवाई और एक घूंट में पी गई। उसने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर अर्जुन, मैंने ड्रिंक ले ली, अब डिजाइन की बात करें। उसकी बात सुनकर अर्जुन चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, मयूरी, क्या तुम मजाक कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे डिजाइन चाहिए तो अपने कपड़े उतारना शुरू करो। जितने कपड़े उतरेंगे उतने डिजाइन मिलेंगे। उसकी इस बात के साथ माहौल तनावपूर्ण हो गया। मधु घबरा गई लेकिन मयूरी शांत रही। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और पूछा, यंग मास्टर अर्जुन, क्या आप हमारे पुराने रिलेशंस का भी लिहाज नहीं करेंगे? सिद्धार्थ चौंक गया। पुराना रिलेशन? तभी मयूरी ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, कंचन, इधर आओ। कंचन, जो अर्जुन की पुरानी और दुखद प्रेम कहानी थी, अंदर आई। मयूरी ने उसे गले लगाया। इसके बाद कंचन ने अर्जुन को लात मार कर कहा, हेलो अर्जुन, मेरा स्वागत नहीं करोगे? अर्जुन का अहंकार पल भर में पिघल गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और अपनी जैकेट सोफे पर बिछा दी ताकर कंचन बैठ सके। उसने मुस्कुरा कर कहा, कंचन, तुम बैठो। ये देखकर सब हैरान रह गई। तभी मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, कंचन, मैंने अर्जुन से मेरे नाटक के लिए ड्रेसेस बनाने को कहा था। तभी कंचन ने लापरवाही से पेंट्स खा कर कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे डिजाइन बहुत समय से नहीं देखे। मयूरी के लिए काम करो और मुझे निराश मत करना। अर्जुन ने तुरंत हामी भरकर कहा, कंचन, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद मयूरी ने मुस्कुराकर विदा ली। बाहर आकर मधु ने मयूरी से पूछा, तुम्हें कैसे पता था? मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं उस लड़ाई में नहीं उतरती जिसे जीतने का भरोसा न हो। अगर अर्जुन और कंचन पुराने दोस्त न होते तो मैं अर्जुन को नहीं चुनती। अपने दुश्मन के साथ साथ खुद को भी जानो। सिद्धार्थ जो उन्हें जाते हुए देख रहा था, मयूरी की बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस करने लगा। उसके दिल का खालीपन भरने लगा था। वहीं बार के अंदर अर्जुन ने कंचन का हाथ थाम कर कहा, कंचन, मैं तुम्हारे पास्ट और दर्द को जानता हूं। अपने पास्ट को जानने दो, मुझसे शादी कर लो। कंचन भावुक हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देती, एक ठंडी आवाज गूंजी, अगर उससे शादी करना चाहते हो तो अगले जन्म तक इंतजार करो। अशोक, एक प्रभावशाली खतरनाक व्यक्ति वहां खड़ा था। उसने कड़क आवाज में कहा, कंचन, इधर आओ। आगे से कंचन ने सिर्फ अशोक को चिढ़ाने के लिए अर्जुन को चूम लिया और फिर अशोक के पास चली गई। अशोक उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। कंचन ने विरोध करके कहा, अशोक, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन अशोक की पकड़ ढीली नहीं हुई। तभी उसके सामने खड़े आदमी ने उपहास उड़ाकर कहा, अभी इतनी मेहनत मत करो, बाद में दर्द सहने के लिए तुम्हारे पास काफी समय होगा। उसके शब्दों को सुनकर कंचन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन अशोक ने फिर भी अपने हाथों को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि उसे चोट न लगे। कंचन ने बाहर ताजी हवा में गहरी सांस ली। वो मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, अशोक, क्या तुम मुझे परिवार की तरह धमकाओगे? देखो, बच्चन परिवार का हमला करते तुम्हारा सामना अर्जुन के पिता से होगा, क्योंकि उनके पिता तुम्हारी उम्र के हैं। वो 40 के आसपास और तुम 30 के आसपास। तुम इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उनके बेटे की पहली गर्लफ्रेंड को पटा लो। उसके शब्द खत्म होते ही कंचन अपनी पीठ में दर्द महसूस कर रही थी। अशोक ने उसकी कोमल कमर को पकड़कर उसे लैंड रोवर के दरवाजे से सटा दिया। गाड़ी सड़क पर थी। सड़क के किनारे राहगीरों की भीड़ थी। उसने उसे दबाया। कंचन ने कुछ देर तक विरोध किया और उसने अपना लंबा पैर सीधे उसके पैरों के बीच में डाला और उसे जकड़ लिया। अशोक ने ठंडे स्वर में कहा,
तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे अंकल या पापा कह दो, मुझे ये सब ठीक लगता है। उसकी बात सुनकर कंचन ने चिल्लाकर कहा, बेशर्म। कंचन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह ऐसी गंदी भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सीधे हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ की आवाज तेज थी। हालांकि अशोक ने जरा भी मुंह नहीं मोड़ा। थप्पड़ पड़ने के बाद भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसका अंगूठा खुरदरा था, ताकि ताकत बहुत ज्यादा थी। कंचन को इतना दर्द हो रहा था कि उसने भौहें टेढ़ी कर ली, साथ ही उसे ये सब बेतुका भी लगा। वो आलस में गाड़ी पर झुक गई। उसने ताना मारकर कहा, क्या मेरे होठ पहुंचने के बाद भी साफ हो जाऊंगी? मैंने अर्जुन को चूमा है, बिस्तर पर गई हूँ, सब कुछ किया। इसके अलावा इंग्लैंड में मेरे 1 2 3 4 दर्जन भर बॉयफ्रेंड थे। तुम इतने भोले तो नहीं होगे कि सोचो कि शो करने के बाद मुझे किसी और मर्द ने छुआ नहीं होगा। अशोक तुम। तभी कंचन को उसने किस कर लिया। अशोक का कोमल और सुंदर चेहरा उसके सामने उभरा। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी घनी घुंघराली पलकें फड़फड़ा रही थी जब उसने उसे जोर से चूमा। राहगीरों ने देखा कि पीले रंग की स्ट्रीट लाइट के नीचे एक सुंदर और मैच्योर व्यक्ति एक लग्जरी गाड़ी में एक खूबसूरत महिला से चिपक कर बैठा है। वाह! राहगीरों ने सीटी बजाई। कंचन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी छाती पर धक्का दिया, लेकिन वो उसे दूर नहीं धकेल पाई, नहीं अपने पैरों से उसे लात मार पाई। वो सिर्फ अपनी गुलाबी जीभ उसके मुंह के बाहर निकाल पाई और एक उधर दोनों हाथों से उसका मुंह ढककर उसे दूर धकेल दिया। अंत उस आदमी ने हाँफ कर उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल था और वो उसे कद में छोटी थी। वो उस आदमी की मर्दाना गंध को सूंघना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना सिर उसके सीने से सटा लिया। अशोक ने शैतानी अंदाज में होठ सिकोड़ कर कहा, कंचन, क्या तुम्हारे दर्जनों बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किस करना नहीं सिखाया? कंचन ने पलटवार करके कहा, अशोक, क्या तुम्हें नहीं पता कि विदेशी पुरुषों को चुंबन पसंद नहीं होता? अशोक ने अशोक ने ठंडे स्वर में कहा, ओह हाँ, तो तुम एक मोहक स्त्री की तरह दिखती हो, लेकिन क्या तुम बिस्तर में इतनी कंजर्वेटिव होकर हो सकती हो? कंचन एक अनहेल्दी टॉपिक पर उससे और बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपना सिर उठाया और ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, अशोक, मुझे याद है कि पहले तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तुम मुझे बहन कहते थे। तुमने बड़ा होते देखा। जनता की राय और सामंती विचार इतने प्रबल थे कि तुम अपने दिल में उस बाधा को पार नहीं कर पाए। इसलिए जब मैंने पहली बार तुमसे अपने प्यार का इजहार किया तो तुमने न सिर्फ मुझे ठुकरा दिया बल्कि मुझसे दूरी भी बना ली। अब सड़क पर खड़े होकर मुझे किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अशोक की आंखें गहरी और काली पड़ गई। उनमें कुछ हद तक हताशा झलक रही थी। उसने कहा, कंचन, तुमने मुझे मजबूर किया। यह कहकर उसने दरवाजा खोला और सामने वाली सीट पर बैठ गया। झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधी और दरवाजा बंद कर दिया। उनकी लैंड रोवर सड़क पर थी। कंचन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रास्ता सही नहीं है। यह उसके विला की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं था, बल्कि राजावत परिवार के घर का रास्ता था। राजावत परिवार का विला अभी भी सही सलामत था। सब कुछ वैसा ही बना हुआ था और बाद में उसे पता चला कि अशोक ने उसे खरीद लिया। हालांकि वहां कंचन की बहुत सारी खूबसूरत यादें थी, फिर भी कंचन वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। वहां वो कई बार जा चुकी थी। वो उसे पुरानी यादें ताजा करने के लिए नहीं लेकर जा रहा था, वो कुछ और ही करने जा रहा था। यह सब उसके बेडरूम में होने वाला था। पिछले साल उस रात उसने अर्जुन को पीटा और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कंचन बुरी तरह कांप रही थी। उसने लाल आंखों से घूर कर डांट कर कहा, अशोक, तुम बड़े गंदे इंसान हो। क्या तुम्हें वहां मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती? मेरी माँ स्वर्ग से देख रही है और मेरे पापा भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बेशर्म हो। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब तुम मुझ पर अपना हक जता रहे हो। देखना, तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। अशोक भावहीन था। उसने बुदबुदा कर कहा, आज तुम्हारे पापा फिर से जेल में बीमार हैं। उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, ये आज रात तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। उसकी बात सुनकर कंचन की आंखों में आंसू चुपचाप बह निकले। उसने भावहीन स्वर में कहा, अशोक, हमारे परिवार ने तुम्हें कैसे नाराज किया है? तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आगे से अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम चुप हो गया। कंचन हताशा से पिछली सीट पर झुक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने मन ही मन में कहा, अशोक, क्या तुम जानते हो कि राजावत परिवार के साथ तुम्हारे जो भी हिसाब किताब बाकी हैं,
मैंने उन्हें राजावत परिवार की तरफ से निपटा दिया है। उस रात जब वो 15 साल की थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। पहली बार वो अपनी डेस्क पर बैठी थी और एक शराबी आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। खून से उसकी होमवर्क की किताब भी भीग गई थी। 18 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे कभी पता नहीं चला कि वो बच्चे का पापा है। एक समय था जब वो उससे बेहद प्यार करती थी। 15 से 18 वर्ष की आयु तक उसने शर्मिंदगी सहन की और बार बार चुपके से अपने नश्वर शरीर और मन को उसके सुख के लिए समर्पित कर दिया। 18 से 21 की उसने दुनिया बेरंग थी। इंग्लैंड में अकेली वो उसके दिए घाव को सहती रही। अगर स्वर्ग में भावनाएं होती तो वो भी बूढ़ा हो जाता। उसने तो अपना पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन उधर सिद्धार्थ कंपनी में आया और अपने ऑफिस में गया। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर धक्का दिया, अंदर चला गया। तभी सिद्धार्थ पीछे से एक आवाज ने उसे रोक लिया। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 40 वर्ष की महिला जो सौम्य और सुंदर दिख रही थी, उसके सामने खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मयूरी की माँ चंचल थी। उस महिला ने अपनी तरफ आता देखकर सिद्धार्थ को यकीन था कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन उसे उसके प्रति एक अजीब सी इंटीमेसी महसूस हो रही थी। उसने विनम्रता से कहा, आपने मुझे बुलाया? चंचल सिद्धार्थ के सामने खड़ी थी। उसे अपनी बेटे की बात पर पूरा यकीन था कि उसके दामाद की याददाश्त चली गई। उसने भी उसे नहीं पहचाना। चंचल का दिल उदास था, लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार थी, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं हुई। उसे याद आया कि पिछली रात मयूरी ने मेज पर रखे चावल के 2 छोटे कटोरे खाए और बड़ी उम्मीद से उससे कहा, माँ, मैंने आपको सिद्धार्थ की याददाश्त खोने के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो। मैं सिद्धार्थ को फिर से अपने प्यार में डालने की कोशिश करूंगी, इसलिए आप चिंता न करें। उनकी बेटी बहुत पॉजिटिव और खुश थी। एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने दामाद को देखने आना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप कैसे हैं? मैं मयूरी की माँ हूँ। मयूरी की माँ। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिल एक पल के लिए घबरा गया। उसने सहज ही अपनी मुट्ठी सीधी कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा से मिल रहे हो। हालांकि वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने गर्म जोशी से मुस्कुरा कर कहा, आंटी आप कैसी हैं? उसकी बात सुनकर चंचल ने संतुष्टि से सिर हिलाया, मुस्कुरा कर बोली, मैंने सुना है कि मेरी बेटी आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मेरी बेटी बुद्धिमान तो है, लेकिन कभी कभी थोड़ी लापरवाह हो जाती है। अगर उसने कुछ गलत किया हो तो मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर सिद्धार्थ उसे माफ कर देंगे। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तभी चंचल ने अपने हाथों से पकड़ा थर्मस सिद्धार्थ को देकर स्नेहपूर्वक कहा, वैसे मैंने सुना है कि यंग मास्टर सिद्धार्थ आपका कुछ देर पहले दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। ये सूप मैंने घर पर खुद उबाला है। अगर यंग मास्टर सिद्धार्थ आपको कोई आपत्ति ना हो तो प्लीज इसे गर्मा गर्म पी ले। सिद्धार्थ ने चंचल द्वारा दिए गए गहरे नीले रंग का थर्मस देखा और स्तब्ध रह गया। मयूरी के साथ उसके मौजूद रिश्ते को देखकर का मयूरी की माँ इस समय कुछ ज्यादा ही उत्साहित तो नहीं हो रही थी, लेकिन चंचल की आंखों में कोमल और स्नेहपूर्ण भाव देखकर उसने आदर पूर्वक दोनों हाथों से कप एक्सेप्ट किया और कहा, थैंक यू आंटी। आह, चंचल ने धीरे से आंख भरी और कहा, थैंक यू कहने की कोई बात नहीं बेटा। मैंने सुना है कि आप सर्जरी के लिए अकेले इंग्लैंड गए थे। सर्जरी किसी के लिए बहुत कष्टदायी होती है। ऐसे में आपको पहले से कहीं ज्यादा देखभाल करने वाले की जरूरत है। आप अकेले थे और आपके परिवार का कोई मेंबर आपकी देखभाल के लिए नहीं आया। आपने ये सब कैसे सहा? आजकल के नौजवान सब हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपके रिलेटिव्स को तकलीफ होगी। उस जमाने में अगर आप उसके मुंह से मयूरी शब्द अभी निकला भी नहीं था। अचानक उसे माँ की आवाज सुनाई दी। मयूरी दौड़ती हुई आई। चंचल ने उसे देखकर कहा, मयूरी। मयूरी ने माँ से पूछा, माँ आप अचानक क्यों आ गई? अगर किसी ने मुझे बताया ना होता तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। आप सिद्धार्थ से किस बारे में बात कर रही थी? मयूरी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि उसकी माँ समय से पहले की सारी बात ना बता दे। उसकी सास सारिका के बारे में अभी तक उसे कुछ पता नहीं था। उसने सारिका के साथ समझौते के अनुसार 3 महीने तक अपने मैरिटल स्टेटस का खुलासा न करने की शर्त का पालन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था। अगर उसकी माँ ने अचानक सब कुछ बता दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। फिर उसे 3 महीने का समय नहीं मिलेगा। अब सारिका भी थी और उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो आराम से अपनी लाइफ जी रही थी।
लेकिन मयूरी जानती थी कि सारिका ने उस पर नजर रखने के लिए किसी को जरूर लगाया होगा, ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जो स्वीकार्य नहीं तो सारिका कार्रवाई करेगी। अभी तो बस तूफान से पहले की शांति थी। अगर सारिका कोई कदम उठाती तो मेहरा परिवार उसे रोक देता। सिद्धार्थ अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन शायद यह उसके लिए सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते और आपसी तालमेल को परखने का एक मौका हो सकता है, ताकि वो देख सके कि क्या वो दोनों मिलकर इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो मुश्किल से बच भी जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारिका उसके साथ थी और वो माँ बेटे के बीच अनबन का कारण बनेगी। वो कभी भी गुलेरिया परिवार में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, वो सिद्धार्थ से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ उनके बीच के झगड़े की जड़ बने। सारिका के बारे में सारिका पहली मुलाकात से उसे गायब कर सकती थी, लेकिन सारिका ने उसे 3 महीने के वादे पर सहमति जताई। उसे अपने बेटे से सीधे तौर पर झगड़ा होने का भी डर था। तभी उसकी चिंता देखकर मयूरी की माँ ने उससे कहा, अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यंग मास्टर के लिए थोड़ा सा सूप लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसके हाथों में पकड़े थर्मस की तरफ देखा। वो थोड़ी असहज होकर हंसी और बोली, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मुझे खेद है, मेरी माँ कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। उन्होंने आपको डराया तो नहीं ना? आगे से सिद्धार्थ ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, उल्टा मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू आंटी। तभी मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ, सिद्धार्थ ने आपकी ईमानदारी को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, मुझे बाद में कुछ काम निपटाना है, मैं बिजी हूँ। मयूरी अपनी माँ को कोहनी पकड़कर उसको अपने साथ ले गई। सिद्धार्थ ने माँ और बेटी दोनों की पीठ देखी। उसे नहीं पता कि चंचल ने क्या कहा। मयूरी अपनी माँ की कोहनी पकड़कर विनम्रता का भाव दिखा रही थी। वे कुछ दूर तक चली और अपने पीछे स्नेह की एक छाप छोड़ गई। उनके लिफ्ट में इंटर करने का इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और अपने ऑफिस में चला गया। दोपहर के समय चेतन उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने सामान भरे स्वर में कहा, प्रेसिडेंट सर, आज लंच में आप क्या खाना चाहेंगे? क्या मैं कैंटीन में कुक को आपके लिए बनाने के लिए कहूँ या बाहर से कुछ मंगवा लूं? वहीं सिद्धार्थ कमर्शियल नोटबुक का काम देख रहा था। उसने कॉफी टेबल पर रखे थर्मस की तरफ इशारा करके कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं बस वो सूप पी लूंगा। उसकी बात सुनकर चेतन ने चांदी की चॉपस्टिक और चेरी ब्लॉसम के कुछ नाजुक डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन का कटोरा उठाकर कहा, ठीक है। ये कहकर वो थर्मस खोलने के लिए झुका और गाढ़े सूप की खुशबू हवा में फैल गई। उसको खुशबू से ही चेतन ने सिद्धार्थ को इस सूप के बारे में बताकर कहा, प्रेसिडेंट सर, क्या ये नसों को शांत करने और दिमाग को पोषण देने वाला सूप है? इस सूप को पकाने के लिए समय और आंच दोनों सही कंट्रोल में होने चाहिए। सबसे पहले सूप के बेस को जड़ी बूटियों के साथ उबालें, फिर उसको और तेज आंच में पकने दें। इसके बाद दवा डालें और इसे कन्वेंशन ओवन में धीमी आंच पर पकाएं। इस सूप की खुशबू सचमुच लाजवाब है। प्रेसिडेंट सर, आप पहले सूप पी लें, फिर काम में लग जाइएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने नोटबुक में अपना सिर उठाया। वो खड़ा हुआ और कॉफी टेबल के बगल में रखे सोफे पर बैठ गया। उसने चेतन के हाथों से सूप का कटोरा लिया और एक घूंट का सूप पी लिया। सूप बड़ा स्वादिष्ट था। थर्मस में चावल और दो अन्य हरी सब्जियां भी थी, जिन्हें हाथ में भूनकर लाया गया था। सिद्धार्थ के दिमाग में अचानक मयूरी की माँ की स्नेह भरी नजर की छवि उभर आई। वो बहुत दुखी थी और उसे दबी आवाज में बुदबुदा कर कहा, मैंने सुना है कि तुम सर्जरी के लिए अकेले इंग्लैंड गई थी। उसे सर्जरी के तुरंत बाद इंग्लैंड का वो समय याद आया। उसने आंखें खोली और वार्ड की खाली निगाहों में देखा। कमरे में लोग थे, डॉक्टर और नर्स दोनों मौजूद थे। उसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन उसका दिल एकदम खाली था, मानो किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। अब जाकर उसे समझ आया, ओह, शायद वो उसका कोई रिश्तेदार था। उसके मम्मी पापा दोनों को उसकी सर्जरी के बारे में पता था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। वो 21 साल का आदमी था। उसने 16 साल की उम्र में ही गुलेरिया किंग की स्टडी करना शुरू किया था। उसके मम्मी पापा की नज़र में उसे लंबे समय से किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। वो खुद अपना ख्याल रखता था। ये अजीब था। उसे पहले कभी रिलेटिव्स और प्यार के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान था। सिद्धार्थ ने माथे पर शिकन डाली। उसकी आंखों के सामने अभी भी माँ बेटे की जोड़ी उससे दूर जा रही थी। मयूरी अपनी माँ की गोद में इतनी छोटी और असहाय लग रही थी। एक पल के लिए उसका दिल भर आया। वहीं उधर चंचल को विदा करने के बाद
मयूरी ने अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया। रिहर्सल रूम के बाहर कई बॉडीगार्ड तैनात थे। उसके पास कोई चारा नहीं था। कमरे में मौजूद कलाकार सबसे फेमस थे। रिपोर्टर्स को रोकने के अलावा उन्हें गुलेरिया किंग के एम्प्लॉयज को भी अंदर जाने से रोकना था। मयूरी शूटिंग कर रही थी। इसी समय गलियारे के मोड़ पर आलिया और एक महिला एम्प्लॉय छिपी हुई थी। महिला एम्प्लॉय बड़ी दुखी थी। उसने कहा, आलिया, देखो मयूरी को आजकल कितनी पब्लिसिटी मिल रही है। इस सफलता का श्रेय आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आपको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया और आप बस एक रेगुलर एम्प्लॉय हैं। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं आलिया की आंखों में भी जलन आ गई थी। उसके अपने हाथों में उसने भेज लिया और महिला एम्प्लॉयज के कान के पास झुककर बोली, बहन, तुम मेरी एक मदद कर दो। और ऐसे ही उसने अपना पूरा प्लान उस महिला एम्प्लॉय को बताया और आगे उस महिला एम्प्लॉय ने उत्साह से सिर हिलाया और चली गई। आर्या ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। हेलो मैडम, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। दोपहर में ड्रामा टीम की छुट्टी दी गई। मधु भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण चली गई। भीड़ के जाने के बाद मयूरी ने देखा कि प्रॉम्प्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली बर्फ पिघल रही है। वो और बर्फ लेने के लिए फ्रीजर के पास गई। गुलेरिया किंग के सभी एम्प्लॉयज काम से जा चुके थे। गलियारे में कोई नहीं था। मयूरी 12वीं मंजिल पर गई और वॉक इन फ्रीजर में चली गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ठंड लग रही थी। मयूरी अंदर कदम रखते ही कांप उठी। उसने अपने कंधों को पकड़ लिया और फिर थरथराने लगी। उसे बाहर से सुंदर चेहरा दिखने वाली बर्फ का टुकड़ा चुनने के लिए हाथ बढ़ाया और जाने की तैयारी करने लगी। तभी पा वॉक इन फ्रीजर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। मयूरी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा बाहर से बंद किया गया। ये देखकर उसने चिल्लाकर कहा, बाहर कौन है? मुझे अंदर किसने बंद किया? जल्दी से दरवाजा खोलो। मयूरी ने दरवाजे पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाई, लेकिन दरवाजे के बाहर से घबराए हुए कदमों की आवाज आई। कोई भाग गया। शायद वही व्यक्ति भागा जिसने उसे अंदर से बंद किया था। मयूरी गुस्से में आग बबूला हो गई। भला कौन उसके साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है? अगर उसे पता होता कि वो कौन है तो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उफ, तभी मयूरी की छींक आ गई। उसने खुद को कसकर गले लगा लिया। वॉक इन फ्रीजर का तापमान लगभग -10 डिग्री था और उसने पतले कपड़े पहने थे। उसे जमकर मरने में शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब क्या करेगी मयूरी? क्या मयूरी बच पाएगी या नहीं? क्या पता लगेगा कि किसने उसे अंदर बंद कर दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।